गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एटीसी पे। ये हमारा 5वां लेक्चर होगा। पिछले लेक्चर में हमने सर्किटरीज़ के बारे में देखा था, 4 पिन देखा था, 5 पिन देखा था। कुछ सर्किटरी को मैंने कवर किया था और आगे को इसको कंटिन्यू करते हुए हम आज रिले प्रोटेक्शन के बारे में देखेंगे। चलिए, इससे पहले कि हम रिले प्रोटेक्शन को पढ़ें, उसके सर्किटरी को कुछ हम जानने की कोशिश करते हैं और डिटेल में, क्योंकि ये आपको हेल्प होगा जब आप रिले प्रोटेक्शन के बारे में जानोगे तो। जैसे कि हम जान सकते थे कि हमने 5 पिन रिले, 4 पिन रिले, जिसे 5 पिन को हम मिनी रिले कहते हैं और 4 पिन को माइक्रो रिले कहते हैं। और हम उसके सर्किटरीज़ के बारे में, जैसे मैंने पिछले बार एक्सप्लेन किया था कि आपका 86 पॉजिटिव होगा और 85 नेगेटिव होगा, और 30 जो होता है वो पोल कहलाता है ना, और 87 जो है आपका कॉन्टेक्ट्स कहलाता है। ओके, इसी प्रकार अगर हम ये देखें, अगर हम इसे फिगर 1 मानते हैं तो फिगर 1 के हिसाब से ये आपका सिंगल पोल सिंगल थ्रो रिले हुआ है ना। सिंगल पोल सिंगल थ्रो। थ्रो भी मैंने आपको बताया था, थ्रो जानना इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे हम रिले के एप्लीकेशंस के बारे में पता करते हैं। जब मैं एप्लीकेशंस बताऊंगा, अभी तो मैं आपको सर्किटरीज ही समझा रहा हूँ, जब मैं इसको एप्लीकेशंस बताऊंगा तो वहाँ पे सिंगल पोल सिंगल थ्रो, सिंगल पोल डबल थ्रो, तब ये आपको एब्रिविएशन या शॉर्ट सेंस में वहाँ पे ज़्यादा यूज़ करूँगा, तब आपको ये समझने में थोड़ा ईजी होगा। सारी वीडियोज़ को एक बार ज़रूर देखें और अंडरस्टैंड करें। दूसरे नंबर फिगर 2 को अगर हम समझना चाहें तो हम देख सकते हैं कि अ, यहाँ पे 86 आपका पॉजिटिव है, 87 आपका नेगेटिव है, और यहाँ पे एक 30 पोल है, और यहाँ पे देखिए ये कॉन्टैक्ट्स जो ऑलरेडी मेरे साथ ये कनेक्टेड है। जैसे ही कॉइल सप्लाई जाएगा तो जो ऑलरेडी एनसी है वो उसे छोड़ के जो एनओ है वो एनसी हो जाएगा, और जो एनसी है वो एनओ हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पोल तो 1 है, सिंगल पोल, और यहाँ थ्रो 2 बार हो रहा है, तो ये सिंगल पोल डबल थ्रो होगा। थ्रो 2 बार कैसे हो रहा है, एक बार आपका एनसी जब एनओ बन रहा है तो उस समय ब्रेक हो रहा है, और दूसरी बार जब एनओ एनसी बन रहा है तो उस समय मेक हो रहा है। तो 2 टाइप्स के थ्रो हो रहे हैं यहाँ पे, तो इसलिए ये सिंगल पोल डबल थ्रो हुआ। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम फिगर 3 को समझते हैं तो यहाँ पे 85 अगर पॉजिटिव है और 86 अगर पॉजिटिव है, 85 अगर नेगेटिव है, और यहाँ 30 अगर पोल है और यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स हैं, तो ये कौन सा कनेक्शन हो रहा है थ्रो के हिसाब से, ये सिंगल पोल हो रहा है, और यहाँ सिर्फ सिंगल थ्रो हो रहा है जो ऑलरेडी एनो है, और जैसे ही कॉइल सप्लाई जाएगा तो ये एनसी बन जाएगा, तो सिंगल पोल सिंगल थ्रो हो रहा है। ठीक है, एसपीएसटी। और फिगर 4 को हम समझते हैं, यहाँ पे 85 पॉजिटिव है, 86 पॉजिटिव है, 85 नेगेटिव है, यहाँ पे सिंगल पोल है, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स सिंगल है ना। जो पहले तो एनो है फिर डायरेक्ट एनसी बन रहा है, तो ये हो गया सिंगल पोल और सिंगल थ्रो। आप देख सकते हैं ना कि पहला सर्किटरी जो है वो सिंगल पोल सिंगल थ्रो है, दूसरा सर्किटरी जो है आपका सिंगल पोल डबल थ्रो है, तीसरा सर्किटरी जो है सिंगल पोल सिंगल थ्रो है, चौथा सर्किटरी आपका सिंगल पोल सिंगल थ्रो है। जब डी आई एन रिले के एप्लीकेशन को समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि इन सब रिले को किस किस पर्पज़ से कैसे कैसे यूज करते हैं। तो सर्किटरी थोड़ा बहुत बाकी था, उसे मैं कंप्लीट कर लिया। होपफुली आपको सर्किटरी समझ में आया होगा। मैंने ऑलमोस्ट सारे टाइप के सर्किटरीज को कवर किया है, डी आई एन 5 पिन और 4 पिन रिलीज में जितने होते हैं। चलिए हम प्रोटेक्शन के बारे में थोड़ा देखते हैं। तो प्रोटेक्शन के बेसिकली प्रोटेक्शन स्टार्ट करने से पहले ना हमारे पास 3 क्वेश्चंस आते हैं कि वाई वी नीड द प्रोटेक्शन और व्हाट टू प्रोटेक्ट एंड हाउ टू प्रोटेक्ट। सो पहला देखते हैं कि वाई वी नीड द प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन क्या करता है ना कि हमारे सिस्टम के ब्रेकडाउन को प्रिवेंट करता है ना। तो ब्रेकडाउन जो होता है बहुत ही डेंजरस चीज़ें होते हैं, और कोई भी टेक्नीशियन एंड इंजीनियर्स नहीं चाहेंगे कि उसके सिस्टम में ब्रेकडाउन हो। क्यों नहीं चाहेंगे? क्योंकि ये क्या करता है ना कि कॉस्ट को बढ़ा देता है। अगर आप कोई सामान लेकर आते हो, अचानक से वो ख़राब हो जाता है, तो ऑब्वियस है कि वो फिर दोबारा लेकर आना पड़ेगा। तो कॉस्ट के ऑपरेशन से, अगर ऑपरेशन के कॉस्ट बढ़ते हैं, मेंटेनेंस के कॉस्ट बढ़ते हैं, तो प्रोजेक्ट के भी कॉस्ट बढ़ते हैं। तो प्रोजेक्ट के कॉस्ट बढ़ेंगे तो फिर आरओआई आपको रिटर्न होने में ज़्यादा समय लगेगा। तो इसलिए ये एनी हाउ ब्रेकडाउन हमेशा प्रिवेंटिव होता है, इसे हम हमेशा प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं। दूसरा है ना कि ये क्या कहते हैं, अगर कोई सिस्टम प्रोटेक्टेड रहेगा ना तो वो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट को रिड्यूस करेगा, है ना, जो बहुत ज़रूरी है। ऑपरेशन कॉस्ट मेंटेनेंस कॉस्ट को रिड्यूस करेगा तभी तो आपका प्रोजेक्ट एफिशिएंट बनेगा। आप उसमें जो कॉस्ट लगाओगे वो आपको मिलेगा, जल्दी रिटर्न मिलेगा, है ना। सो तीसरा है ना कि प्रोटेक्शन डिफाइन द क्रेडिबिलिटी ऑफ द सिस्टम। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि किसी भी टेक्नीशियन या फिर इंजीनियर या फिर कोई भी डिज़ाइन स्पेसिफिक कंपनी या पर्सन है ना, तो वो हमेशा ये सुनिश्चित करने का कोशिश करता है कि हमारी सिस्टम क्रेडिबल हो। तो क्रेडिबिलिटी कैसे डिफाइन करते हैं हम ऑब्वियसली उसमें प्रोटेक्शन देखेंगे कि क्या क्या प्रोटेक्शन लगे हैं, ओवरलोड प्रोटेक्शन लगे हैं, ओवर करंट प्रोटेक्शन लगे हैं। खैर वो जो पैनल डिज़ाइन जब करूँगा तो उसमें आपको बताऊँगा कि वो सब प्रोटेक्शन कैसे देखते हैं। यहाँ पे हम बेसिकली मेन फोकस हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल टाइप ऑफ रिले में ही है, खासकर डीसी रिले में।
तो प्रोटेक्शन कैपेबिलिटी ऑफ द सिस्टम को डिफाइन करता है। एंड चलिए अब तो ये पहला हो गया। तो अब दूसरा क्वेश्चन है हमारे पर व्हाट। सो व्हाट वी हैव टू प्रोटेक्ट, क्या चीज़ों को प्रोटेक्शन चाहिए। तो क्या होता है ना कि आउटपुट साइड ऑफ द सिस्टम नीड प्रोटेक्शन, है ना। जो रिले होता है, रिले कार्ड होता है, सपोज आप पीएलसी यूज कर रहे हो, तो पीएलसी तो अपना सप्लाई पहले रिले कार्ड को देगा, है ना। अब रिले कार्ड या तो वो आउटपुट देगा या फिर इनपुट लेगा, तो दोनों को प्रोटेक्शन हो सकते हैं, है ना। तो इनपुट साइड मतलब जो आउटपुट फील्ड से आ रहे हैं वो पीएलसी को, इनपुट साइड में क्या होता है ना कि जो आउटपुट फील्ड से आ रहे हैं तो वो अगर पीएलसी को दे रहे हैं तो पीएलसी को भी अब खुद को प्रोटेक्शन चाहिए। और आउटपुट साइड अगर पीएलसी किसी फील्ड इंस्ट्रूमेंट को कमांड दे रहा है तो इसमें भी फील्ड साइड वाले को प्रोटेक्शन चाहिए। तो देखिए पीएलसी और दोनों फील्ड के बीच के कम्युनिकेशन में ना एक रिले कार्ड आ रहा है, तो रिले ही यहाँ पे प्रोटेक्शन का यूज़ कर रहा है। तो इसी को हम थोड़ा देर में एलोबरेट करके समझाएंगे कि रिले कैसे प्रोटेक्शन का यूज़ कर रहा है। और दूसरा क्या है ना कि रिले इन दोनों चीज़ों को तो कर ही रहा है, लेकिन एक चीज़ यहाँ ध्यान देने की बात यह है ना कि रिले को भी तो खुद का प्रोटेक्शन चाहिए। समहाउ रिले ऑल्सो नीड द प्रोटेक्शन, क्योंकि वो प्रोटेक्टेड डिवाइस है लेकिन उसको भी प्रोटेक्शन चाहिए। तो समटाइम ना रिले इट्स सेल्फ नीड प्रोटेक्शन, तो रिले इट्स सेल्फ नीड प्रोटेक्शन। सो वो भी हम कुछ देर में अभी देखने जाते हैं कैसे। एंड हाउ टू प्रोटेक्ट, तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि हाउ टू प्रोटेक्ट। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन में क्या होता है ना कि बाय यूजिंग एक्सटर्नल मॉडिफिकेशन इन सर्किटरी वी आर गोइंग टू प्रोटेक्ट ऑल द एबव। विच वन? दिस ऑल एबव। क्या क्या प्रोटेक्ट करना है? आउटपुट, इनपुट, रिले प्रोटेक्शंस, ठीक है ना। तो इसकी सर्किटरी में कुछ हम मॉडिफिकेशन करेंगे जिसकी जो ना केवल रिले को प्रोटेक्ट करेगा, बल्कि अगर रिले खुद भी प्रोटेक्ट हो जाता है ना तो आउटपुट सिस्टम सारे प्रोटेक्ट हो जाता है ना, चाहे वो इनपुट साइड के हो या आउटपुट साइड के हो या पीएलसी हो। तो ये चीज़ें हैं, तो इसीलिए मैं सर्किटरी पे ज़्यादा फोकस कर रहा था कि आप सर्किटरी को समझो, क्योंकि सर्किट जब रिले प्रोटेक्शन जाएगा तो सर्किटरी का काफ़ी यूज़ होगा। फिर आपको ये समझना पड़ेगा कि सिंगल पोल डुअल थ्रो क्या है, सिंगल पोल सिंगल थ्रो क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आप देखते हैं थोड़ा डिटेल में कि हाउ वी आर गोइंग टू प्रोटेक्ट द सिस्टम। चलिए थोड़ा देखते हैं टाइप ऑफ रिले प्रोटेक्शन कैसे होते हैं, है ना। तो जैसे अभी मैंने बताया कि ना जैसे अभी आपको मैंने समझाया कि हाउ वी आर गोइंग टू प्रोटेक्ट, तो हमने क्या करते हैं ना एक्सटर्नल मॉडिफिकेशन करते हैं। तो उसी टाइप में टाइप ऑफ रिले प्रोटेक्शन में ना दो टाइप्स के आते हैं, एक होते हैं इंटरनल प्रोटेक्शन और दूसरे होते हैं एक्सटर्नल प्रोटेक्शन। तो हम क्या कर रहे हैं ना कि इंटरनल प्रोटेक्शन में कि हम जो मॉडिफिकेशन है वो इंटरनली रिले के सर्किटरीज में कर रहे हैं, है ना। और दूसरा क्या है ना कि यूजिंग द एक्सटर्नल मॉडिफिकेशन इन द रिले सर्किटरी, और हम क्या कर रहे हैं कि कुछ ऐसा डिवाइस एक्सटर्नली लगा रहे हैं, रिले के अंदर में मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे हैं बल्कि उसके साथ में बाहर से उसके सर्किटरीज को एक्स्ट्रा सर्किट लगा के डाल रहे हैं, तो उस टाइप के प्रोटेक्शन को एक्सटर्नली मॉडिफाइड प्रोटेक्शन कहते हैं। ओके, तो ये क्यों ज़रूरी होता है, थोड़ा थोड़ा सा और भी इसे देखते हैं कि इंटरनल प्रोटेक्शन ये कैसे है। तो तो थोड़ा इंटरनल प्रोटेक्शन को समझते हैं ना कि ये जैसे रिले का सर्किटरीज बना हुआ है, तो इसमें क्या है ना कि अक्रॉस द कॉइल ना एक उल्टा डायरेक्शन में डायोड लगा हुआ है ना। तो ये सर्किट को ना इंटरनली मॉडिफाइड कर दिया है, रिले के बाहर कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी हम अब थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि इंटरनल प्रोटेक्शन कैसे होता है। और इस डायग्राम में आप अगर देखो ना तो यहाँ पे क्या है कि एक्सटर्नली इसमें ये कॉइल वोल्टेज है ना 86 85, लाइक यहाँ पे देखिए 86 85 30 87, तो इसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया हुआ है, कोई इंटरनल प्रोटेक्शन नहीं दिया हुआ, लेकिन इसकी सर्किटरी ऐसे तैयार की गई है ना कि जो प्रोटेक्शन है वो एक्सटर्नली दिया गया है ना, फ्यूज़ के थ्रू। तो प्रोटेक्शन भी दो टाइप्स के होते हैं उसमें, जैसे अगर एक्सटर्नल प्रोटेक्शन भी है ना तो दे आर ऑल्सो आप तो टू टाइप, है ना, टू टाइप्स ना टू प्रोटेक्ट। इसमें क्या करता है ना कि आप जो सर एक्सटर्नल फ्यूज़ लगाते हो, जो एक्सटर्नल जो भी डिवाइस हो, फ्यूज़ हो, डायोड हो, रेजिस्टेंस हो, तो वो क्या करता है ना, इधर यू आर गोइंग टू प्रोटेक्ट द कॉन्टैक्ट्स, ठीक है, जो 87 और 87A में लगे हुए हैं, या फिर इधर यू आर गोइंग टू कॉइल वोल्टेज, है ना, जो 86 और 85 में कॉइल लगे हुए हैं ना उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो एक्सटर्नल प्रोटेक्शन में दो टाइप के प्रोटेक्शन होते हैं। इसमें या तो हम कॉन्टैक्ट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो कॉन्टैक्ट्स 87A से किसी और सर्किट पे जाएंगे, लाइक ECM में जा रहे हैं, इंजन के कोई यूनिट्स में जा रहे हैं जो उसे कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल यूनिट्स में जा रहे हैं, या फिर हम खुद रिले के जो कॉइल है जो आपके 85 86 में लगे हुए रहते हैं ना, सोलेनॉइड कॉइल चले रहते हैं, उसको भी तो प्रोटेक्शन की ज़रूरत है ना। कि अगर हम कुछ ऐसे सर्किट लगाते हैं जो रिले के कॉइल को ही बर्न करते हैं ना, लाइक आप मार्केट गए, आप 24 वोल्ट का रिले लेकर आए, लेकिन बाई चांस आप उसने 44 वोल्ट के रिले में लगा दिए, तो कॉइल तो विद इन द सेकेंड उसका जल जाएगा। तो इसमें आप कुछ एक्सटर्नल मॉडिफिकेशन कर दो ना उसी सर्किट में कि भाई अगर गलती से 28 24 वोल्ट की सर्किट में अगर गलती से भाई हम अगर 48 वोल्ट के सर्किट में 24 वोल्ट का रिले लगा देते हैं तो उसके कॉइल कम से कम बच जाए, ऐसा ना हो कि उसके कॉइल ख़राब हो जाए। तो इस टाइप के प्रोटेक्शन ना एक्सटर्नल प्रोटेक्शन में आते हैं, तो इसे हम समझेंगे, थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो चलिए पहले हम समझते हैं ना कि इंटरनल प्रोटेक्शन किस टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, और क्या क्या डिवाइसेस है, क्या क्या कंपोनेंट्स यूज होते हैं इंटरनल प्रोटेक्शन करने के लिए, ठीक है। चलिए
अब थोड़ा इंटरनल प्रोटेक्शन ऑफ रिले को समझते हैं, डिटेल में समझते हैं, है ना। तो जैसे मैंने बताया था ना, इंटरनल प्रोटेक्शन ऑफ रिले में दो टाइप्स के प्रोटेक्शन आ सकते हैं, आप उन्हें कह सकते हैं। जैसे एक होता है कॉइल प्रोटेक्शन हुआ, दूसरा हुआ इट्स कॉन्टेक्ट प्रोटेक्शन। तो कॉइल प्रोटेक्शन जो है ना, ये बेसिकली खुद का है ना, रिले इटसेल्फ प्रोटेक्टिंग, है ना, रिले इटसेल्फ प्रोटेक्टिंग, ओके, इटसेल्फ, है ना। तो कॉइल प्रोटेक्शन जो है ना, वो रिले का खुद का प्रोटेक्शन है, मतलब रिले इट्स प्रोटेक्टिंग इटसेल्फ, है ना। और दूसरा प्रोटेक्शन क्या हो सकता है ना, कि कॉन्टैक्ट के प्रोटेक्शंस हो सकते हैं। जो रिले अगर कॉन्टैक्ट्स क्रिएट करता है कॉइल वोल्टेज मिलने के बाद, तो वो आउटपुट में देता है, या वो तो रिसीव कर सकता है, या फिर वो अ, या तो वो रिसीव करे, या फिर वो आउटपुट दे पीएलसी के थ्रू, है ना। तो उस समय वो कॉन्टैक्ट्स, उसके कॉन्टैक्ट्स जो है ना, वो भी तो ख़राब हो सकते हैं। अगर हाई रेट ऑफ वैल्यू को निकाल ले लेगा, तो उसके कॉन्टैक्ट से मान लीजिए 6 एम्पियर का रेटिंग है, अब 10 एम्पियर का उससे हम काम करवाए, तो उससे कॉन्टैक्ट्स भी जल सकते हैं। तो यही हम आगे देखेंगे, लेकिन पहले इससे हम इंटरनल प्रोटेक्शन में कॉइल प्रोटेक्शन को खुद को देखते हैं, ठीक है ना। पहले सबसे पहले हम कॉइल प्रोटेक्शन को इसको देखते हैं। तो ये डायग्राम जैसे मैंने नीचे बनाया है ना, फिगर नंबर अगर आप इसे 1 कंसीडर करो, तो यहाँ पे 86 लिखा है, मैंने 85 लिखा है, और यहाँ पे पॉजिटिव दिया है, यहाँ पे पॉजिटिव दिया है या नेगेटिव दिया है। ये सर्किट जो है ये विदाउट प्रोटेक्शन सर्किट है, विदाउट प्रोटेक्शन सर्किट, है ना। तो इसमें क्या होता है, जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बनता है, ये वाला आर्मेचर खींच के यहाँ आ जाता है। तो ये अगर NC है और ये अगर NO है, तो ये NO NC बन जाता है, और ये NC NO बन जाता है, ठीक है। तो इसमें तो कोई है नहीं, ये फिगर विदाउट प्रोटेक्शन है। इसे थोड़ा देखते हैं ना, ये अगर हम फिगर 2 कहते हैं, तो इसमें क्या है ना, मैंने क्या किया है, जैसे 86 85 है, तो इसमें मैंने एक डायोड लगा दिया है जो LED का काम करता है। तो डायोड क्या होता है ना, कि फॉरवर्ड बेस में केवल इसी डायरेक्शन में करंट को फ्लो करने देगा। तो इसमें क्या प्रोटेक्शन हो जाता है ना, कि अगर आप रिले को सही डायरेक्शन में लगाते हो, अगर आप 86 को पॉजिटिव ही देते हो और 85 को नेगेटिव देते हो, तो इस केस में ये रिले काम करेगा। तो ये आपको इसमें इंडिकेशंस लगाने का मतलब ये होता है ना, कि ये डायरेक्शन सही वे में लगा हुआ है। तो यहाँ पे LED कुछ काम तो नहीं कर रहा, लेकिन आपको ये ज़रूर, LED का यहाँ पे प्रोटेक्शन का रोल नहीं है, लेकिन LED आपको ये बता रहा ना, कि ये रिले जो है वो सही डायरेक्शन में लगा है। तो रिले सही डायरेक्शन में लगाना भी पहला स्टेप हो सकता है रिले को प्रोटेक्ट करने का, है ना। क्या पता आप गलत ना लगा दो। जैसे मैंने आपको पिछले भी लेक्चर में, पिछले की वीडियो, जैसे कि मैंने आपको पिछले के वीडियोस में बताया है कि रिले को सही डायरेक्शन में लगाना भी इंपॉर्टेंट होता है, अगर उसके अंदर किसी भी टाइप का मार्किंग है, इंडिकेशंस हैं कि ये DC रिले है या AC रिले है, ठीक है। ये फिगर नंबर 3 हम देखते हैं। इसमें क्या किया है ना, कि हमने एक शंट रेसिस्टेंस का यूज किया है। तो शंट रेसिस्टेंस क्या होता है ना, ऐसे रेसिस्टेंस होते हैं जो सीरीज़ में होते हैं, जिसके वैल्यूज़ बहुत कम होते हैं। तो अगर मान लीजिए, जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे मैंने इंडिकेट किया है ना, कि R की वैल्यू है ना, वो लेस देन, वेरी वेरी लेस देन R है। अगर इसका वैल्यू 10 को ओम है ना, तो ये हार्डली इट विल बी लाइक 400 ओम, है ना। तो मान लीजिए जैसे इस रेजिस्टेंस के वैल्यू ना, ये 6 एम्पियर से ज़्यादा नहीं जाएगा, और आपके कॉन्टैक्ट्स भी हैं वो भी आपके 6 एम्पियर तक ही लेते हैं। तो क्या पता अगर वो आप किसी भी बाई चांस आपने ऐसे सर्किट में लगा दिया जहाँ पे 10 एम्पियर के कॉन्टैक्ट्स जा रहे हैं, तो उसमें अगर आप लेकर जाओगे ना, तो ये 6 एम्पियर पे ये रेजिस्टेंस क्या होगा ना, सेंट रेजिस्टेंस, ये हीट डिसिपेट करेगा, डिसिपेट करने के बाद ये कट जाएगा, है ना। तो उस समय क्या होगा ना, कि आपके रिले बच जाएंगे, क्योंकि उसको तो 6 एम्पियर के लिए ही डिज़ाइन किया गया है, 10 एम्पियर के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है। तो इसलिए हम सन रेसिस्टेंस लगाते हैं ना, कि ताकि ये, यही काम फ्यूज़ में भी होता है। जब मैं आपको फ्यूज़ बताऊंगा तो उसमें क्लियर करूंगा कि सन रेसिस्टेंस क्या होता है। तो जैसे ही करंट इसमें से फ्लो होकर, ये LED भी मैंने लगा दिया है ताकि ये भी आपको पता चले कि ये सही डायरेक्शन में लगा हुआ है। उसके बाद मैंने एक रेसिस्टेंस लगा दिया है जो केवल 10 एम्पियर तक ही जाने का अलाउ करेगा। मतलब 10 या 6 एम्पियर को अलाउ कर सकता है, लेकिन शंट रेसिस्टेंस केवल 6 एम्पियर तक ही लेकर जाएगा। तो ये जैसे ही ब्रेक हो जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा ना, कि आपका सर्किट प्रोटेक्टेड रहेगा, या तो कॉइल प्रोटेक्ट हो जाएगा या कॉन्टैक्ट्स भी प्रोटेक्ट हो जाएंगे। देखिए, अगर कॉइल प्रोटेक्ट हो जाते हैं, सबके प्रोटेक्टेड है ना, तो कॉइल गारंटी है कि वो प्रोटेक्टेड है। लेकिन अगर कॉइल प्रोटेक्टेड है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि कॉन्टैक्ट प्रोटेक्टेड हो, है ना। तो ये वाइस वर्सा नहीं होता है। चलिए, अब फिगर 4 में हम देखते हैं ना, इसमें मैंने क्या किया है ना, कि एक डायोड को मैंने अक्रॉस द सप्लाई ऑफ कॉइल रख दिया है ना। इसमें क्या होता है कि जैसे ही आप कॉइल वोल्टेज को अगर हटाते हो, तो सडनली जैसे यहाँ पे ये पॉजिटिव नेगेटिव है ना, एट द सेम टाइम अगर ये हमारा कॉइल वोल्टेज की सप्लाई चला जाता है ना, तो ये बेसिकली एक इंडक्टर ही है और कुछ नहीं है। कॉइल जो है वो इंडक्टर है। तो ये क्या करेगा ना, एक सडन अमाउंट ऑफ वोल्टेज को इंड्यूस करेगा, जिसकी पोलरिटी तुरंत चेंज हो जाएगी। तो इस केस में क्या होगा ना, कि ये वाला चीज़ जैसे ही ये पोलरिटी चेंज करेगी ना, तो ये अगर रिवर्स बायस है, ये तुरंत फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और जैसे ही फॉरवर्ड बायस होगा, तो ये यहाँ से सर्किट कंप्लीट करेगी, करंट का फ्लो यहाँ हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा R लगा देते हैं ना, तो इसमें वो I² R से हीट को डिसिपेट कर देगा। समझ में आ रहा ना, थोड़ा सिंपल है, बहुत ही सिंपल है।
तो ये हम अक्रॉस द सप्लाई एक डायोड लगाते हैं, जैसे यहाँ पे बताया गया है कि अक्रॉस द सप्लाई डायोड लगा हुआ है ना। तो यही वाला चीज़, यही डायग्राम को मैंने यहाँ पे एलोबरेट किया हुआ है कि वो कैसे यूज़ करता है। जैसे कॉइल वोल्टेज को अगर आप हटाते हो तो वो सडन मतलब एक पोलरिटी को चेंज करके एक अपना इंड्यूस वोल्टेज बता देता है, और ये रिवर्स वाइज जो डायोड रहता है वो तुरंत फॉरवर्ड वाइज बन जाता है, और फॉरवर्ड वाइज बनने के बाद वो करंट को अपने थ्रू निकाल के रेजिस्टेंस के साथ डिसिपेट करके करंट को हीट के फॉर्म में निकाल देता है। ठीक है, और ये तीसरा है, ये पांचवा फिगर है। इसमें हमने क्या किया ना कि कॉइल के साथ हमने उसके अक्रॉस द सप्लाई रेसिस्टेंस को लगा दिया है जो हाई वैल्यू रेसिस्टेंस है। तो जैसे ही यहाँ पे कॉइल की वोल्टेज जो है ना, ये सपोज कि जैसे ही ये भी पोलरिटी चेंज कर लेती है, पहले प्लस माइनस है, जैसे ही अगर सप्लाई हटाते हैं तो ये माइनस और प्लस हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होगा ना कि जैसे फिर वो क्या करेगा, करंट इसके थ्रू बहने लगेगा, इसके थ्रू फ्लो करेगा, और हाई रेसिस्टेंस है तो करंट क्या होगा, रेसिस्टेंस के हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो जाएगा यहाँ पे। तो रेसिस्टेंस जो है ना वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, डायोड ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि रेसिस्टेंस हीट को तो वो डिसिपेट कर लेंगे करंट जूल्स लॉ के हिसाब से, लेकिन डायोड जो है ना वो डायरेक्शनल होता है, और रेसिस्टेंस वाले जो होते हैं ना वो डायरेक्शनल नहीं होते हैं। तो ये आपके ज़्यादा प्रीफर किया जाता है कि डायोड लगाएं, क्योंकि डायोड आपके डायरेक्शनल होते हैं। तो ऑब्वियस है कि वो आपका पीएलसी के साथ रिले कनेक्टेड है तो वो पीएलसी की तरफ तो करंट कभी नहीं भेजेगा, लेकिन रेसिस्टेंस है ना कि करंट को कम तो कर देगा, लेकिन ये गारंटी नहीं हम देते हैं कि वो पीएलसी की तरफ कुछ अमाउंट ऑफ रेसिस्टेंस भेजे या ना भेजे, है ना। क्योंकि समटाइम्स ना पीएलसी बहुत सेंसिटिव डिवाइस होता है ना, पीएलसी इज सो सेंसिटिव, समझा। जब आपको एनपीएन और पीएनपी सेंसर जब पढ़ाऊँगा तो आपको पता चलेगा कि अगर किसी के इनपुट में 0 मिली एम्पियर्स के, है ना, 0 to 20 मिली एम्पियर्स के वो इनपुट पे काम करता है, तो 0 में अगर आप 1 मिली एम्पियर्स भी लेकर जाते हो ना तो आपको तो पता चलेगा कि आपका होगा कि 1 मिली एम्पियर तो बहुत कम अमाउंट ऑफ करंट है। लेकिन आप ये ध्यान दीजिए कि ये 0 से 20 मिली एम्पियर तो ये तो कम अमाउंट ऑफ करंट पे ही काम कर रहा है। तो अगर 1 मिली एम्पियर भी करंट अगर हाई रेसिस्टेंस के थ्रू चला जाता है ना तो पीएलसी अपना एनॉर्मस वैल्यू शो करना शुरू कर देगा, है ना, उसके प्रोग्राम एनॉर्मस वैल्यू शो करेंगे। तो ये गारंटी बिल्कुल नहीं देता है रेसिस्टेंस कि हम डायरेक्शंस को रोक पाएंगे, और तो मतलब डायरेक्शंस को रोक पाएंगे। इसलिए डायोड का ज़्यादा यूज़ होता है। डायोड ना केवल स्विचिंग ऑपरेशंस को प्रोवाइड करता है बल्कि ना केवल ब्लॉक करता है जो आपके फॉल्स करंट है, और साथ में साथ उसको एक डायरेक्शन भी देता है प्रॉपर। ठीक है, ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि इट्स कॉन्टैक्ट प्रोटेक्शन वो कैसे होता है। तो कॉइल के प्रोटेक्शन को आप समझा दिया था, तो कोशिश कीजिएगा कि आपसे अपने नोटबुक में प्लीज़ नोट कर लेना। फ्यूचर में जब आपको इलेक्ट्रिकल ड्राइंग या फिर जब पैनल कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएलसी जब सिखाऊंगा तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें आप इग्नोर ना करें। मैं भी हार्ड वर्क कर रहा हूँ, आप भी हार्ड वर्क करो, तभी जाके कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट आएगा, वरना अगर ऐसे चला के छोड़ दोगे तो बहुत दिक्कत है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि कॉइल प्रोटेक्शन का तो अभी हमने जस्ट कंप्लीट किया, है ना, कंप्लीटेड। अब कॉन्टैक्ट प्रोटेक्शन क्या होता है ना। तो कॉन्टैक्ट्स में ना ये आपको तो बताया था कि ये आपके पोल है, 30 से ही सप्लाई आपका जाएगा, और ये आपका एनसी है और ये आपका एनो है। तो इसमें भी हमने देखो, आप देख सकते हैं ना कि यहाँ पे हमने एक रेसिस्टेंस लगा दिया है, यहाँ पे 2 रेसिस्टेंस लगा दिया है। ये क्या करेगा, लिमिट द करंट अमाउंट, है ना। फिर हमने ये डायोड लगाया है, ये क्या करेगा, ये डायरेक्शन को कंट्रोल करेगा, है ना। तो उसी टाइप का ना कि इससे क्या होगा कि अगर इसके ये R1 R2 वैल्यू सेम है, अगर इसके रेटिंग अगर ये 6 एम्पियर से ज़्यादा ना दे पाए तो मान लीजिए इसकी रेटिंग 6 एम्पियर है ना, और 10 एम्पियर ऑफ करंट आपके कॉन्टैक्ट्स में जाना चाहते हैं, तो है ना, तो जैसे ही 10 एम्पियर का जाना चाहेगा ना तो ये 6 एम्पियर वाला क्या होगा ना, ये कट जाएगा, ये रेसिस्टेंस आपस में टूट जाएंगे जैसे फ्यूज़ में टूटते हैं। तो उसी तरह ये प्रोटेक्टेड हो जाएगा। तो उसके बाद ये डायोड को डायरेक्शन तो प्रोटेक्शन करता ही है ना, आगे सर्किट को फ्लो ही नहीं करने देगा। तो इस वे में हमारे कॉन्टैक्ट्स भी सेव हो जाएंगे। तो इस तरह हम देख लिया ना कि हमारा कॉइल प्रोटेक्शन इंटरनल वे में कैसे होते हैं और एक्सटर्नल कॉइल प्रोटेक्शंस कैसे होते हैं। तो हमने ये रिले के खुद के प्रोटेक्शंस हैं, है ना। अब एक्सटर्नली कैसे प्रोटेक्ट करते हैं ये भी हम सीखेंगे। तो जैसे कि ये प्रोटेक्शन वाला जो वीडियोज़ है ना, ये थोड़ा लंबा होने वाला है, पूरे कम डिटेल में कंप्लीट करने वाला हूँ मैं प्रोटेक्शंस क्या होते हैं। तो अब ये चॉइस ऑफ रेसिस्टेंस एंड चॉइस ऑफ, है ना, चॉइस ऑफ रेसिस्टेंस एंड डायोड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट करता है। तो जो आगे के लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा कि हाउ टू चूज़ द रेसिस्टेंस वैल्यू एंड हाउ टू चूज़ द डायोड वैल्यू। अभी तक के लिए इतना ही रखते हैं, छोटा छोटा लेक्चर रहेगा तो आपको भी समझने में ईजी होगा और आपको भी मोटिवेशन मिलेगा। चलो छोटा सा लेक्चर देख लेते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और भी डिटेल में कि एक्सटर्नल प्रोटेक्शंस क्या होते हैं, रेसिस्टेंस को कैसे चूज़ करते हैं, मार्केट में रेसिस्टेंस कैसे खरीदे जाते हैं, डायोड्स कैसे लिए जाते हैं। तो
अभी के लिए हम यही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको चॉइस ऑफ रेजिस्टेंस एंड डायोड को बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि आप लोग बेहतर वे में इसे समझें। ठीक है, थैंक यू।